Images used in the video are just for educational purposes. No copyright infringement is intended. Hi there, hope you are doing fine and you are doing well at your studies too. Today we'll be doing the fourth section of our poem Ode to the West Wind. इसके previous sections भी मैंने अपने channel पर post किए हैं, so you can watch that. So let's begin. Ode to the West Wind, part और section 4, line by line explanation in हिंदी. हमने इसके प्रीवियस सेक्शंस में देखा कि हर सेक्शन में एक कॉन्सेप्ट लिया गया है और उसी के बारे में बात की गई है. पिछले सेक्शन यानी थर्ड सेक्शन में मेडिटेरेनियन सी के बारे में बात थी, तो सेकंड सेक्शन में विंड, स्टॉर्म्स और क्लाउड्स के बारे में बात थी. सेक्शन फोर्थ में पोएट अपने आप को वेस्ट विंड से कनेक्ट करता है डायरेक्ट, और वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी अपने साथ ले चले, और जो एनर्जी वेस्ट विंड के पास है पोएट को उसमें थोड़ा भागीदार बनाए. सो लेट्स रीड दीज ब्यूटिफुल लाइन्स which are present in the section 4 of Ode to West Wind by P.B. Shelley. If I were a dead leaf thou mightest bear, if I were a swift cloud to fly with thee, a wave to pant beneath thy power and share. पोएट यहाँ पर कहते हैं कि अगर वो एक डेड लीफ होते, सूखी हुई पत्ती होते, तो तुम्हारे साथ यानी वेस्ट विंड के साथ वो उड़ते चले जाते. वेस्ट विंड उनको उड़ाकर ले जाती. फिर वो सेकंड लाइन में कहते हैं कि वो स्विफ्ट क्लाउड होते, एक क्लाउड होते जो तेज़ी से चलता होता, तब भी वो वेस्ट विंड के संग उड़ जाते. थर्ड लाइन में अ वेव टू पैंट बीनीथ दाई पावर, दैट मीन्स अगर वो एक समुद्र की या किसी वाटर बॉडी की वेव होते, लहर होते, कि तब भी वेस्ट विंड मैं तुम्हारी पावर के संग बहता चला जाता और तुम्हारी पावर और स्ट्रेंथ शेयर करता. टर्सेट जुड़ी हुई है एज वी नो, तो हम अगली टर्सेट पढ़ते हैं ताकि इसका मीनिंग और अच्छे से समझ में आए. एंड शेयर के बाद से एंड शेयर. लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा. द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ ओनली लेस फ्री देन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल, इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी. पोएट यहाँ पर जो शेयर करने की बात है वो क्या शेयर करेंगे? स्ट्रेंथ, जो वेस्ट विंड की पावर है, जो उसका बल है, वो शेयर करेंगे वो. लेकिन किससे लेस फ्री रह जाएंगे? तब भी वो वेस्ट विंड से. भले ही वेस्ट विंड उनको उड़ा के ले जाए तो उसकी स्ट्रेंथ तो वो शेयर कर लेंगे, लेकिन तब भी वेस्ट विंड उनसे ज़्यादा फ्री रहेगी, उनसे ज़्यादा आज़ाद रहेगी. ओ अनकंट्रोलेबल, वेस्ट विंड को वो क्या बोलते हैं? ओ अनकंट्रोलेबल, कि तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी, क्योंकि चाइल्डहुड में, बॉयहुड यानी चाइल्डहुड, बचपन में मैं तुमसे ज़्यादा कनेक्टेड था, और बचपन में बच्चे बहुत फ्री होते हैं ना, तब भी वो वेस्ट विंड को मैच नहीं कर पाते. उसकी जो फ्रीडम है, आज़ादी है, स्ट्रेंथ है और कहीं भी जाने की जो क्षमता है, उसको वो मैच नहीं कर पाते अगर वो एक बच्चे भी होते तब भी. एंड कुड बी, फिर से हमें नेक्स्ट स्टैंजा समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए. लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा टू अंडरस्टैंड. द comrade of thy wanderings over heaven, as then when to outstrip thy sky speed, scarce seemed a vision I would never have striven. चलिए इन लाइन्स को हिंदी में समझते हैं. द comrade of thy wanderings over heaven. अब पिछली लाइन्स में इन्होंने खुद को बच्चा कहा था जब वो बच्चे थे, तो वो कहते हैं तब मैं तुम्हारा दोस्त था. comrade मतलब दोस्त. और जो लास्ट स्टैंजा है, टर्सिट है, वो कुड बी से ख़त्म हुई है ना, तो कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स, मैं दोस्त हो सकता था तुम्हारा तब जब तुम हेवन के ऊपर यानी आसमान में उड़ती थी. यानी जब मैं छोटा था, बच्चा था, तब मैं इतना तेज़ था, तुम्हारा फ्रेंड था, कि एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड, स्कार सीम्ड अ विजन, तब तुमसे भी तेज़ उड़ना. आउटस्ट्रिप मीन्स किसी से आगे निकल जाना. दाई स्काई स्पीड, जो आसमान में तुम्हारी इतनी ज़्यादा जो स्पीड थी उसको पीछे छोड़ देना. स्कार सीम्ड अ विजन, कोई बड़ी बात नहीं लगती थी मुझको. होता है ना, हम छोटे पे हम क्या क्या सोचते हैं कि हम पायलट भी बन जाएंगे, हम टीचर भी बन जाएंगे, हम डॉक्टर भी बन जाएंगे, और हमें लगता था हाँ सब ठीक तो है, इसमें क्या मुश्किल की बात है. लेकिन एज वी ग्रो अप वी रियलाइज दैट लाइफ
इज़ हार्डर देन इट सीम्स। सो एंड हमारी लिमिटेशंस हैं। तो पोइट भी यही कह रहे हैं कि जब वो बच्चे थे, फ्री माइंडेड थे, और एक स्पिरिट होती है बच्चों में, तब उन्हें नहीं लगता था कि वो वेस्ट विंड से मतलब कोई पीछे रह सकते हैं, बराबर की लगती थी वो। लेकिन अब पोइट के लिए वेस्ट विंड एक बहुत दूर की चीज़ हो चुकी है। आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन, मैं कभी भी कोशिश नहीं करता। किसकी? नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं। लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा। And thus with thee in prayer in my sore need, oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life, I bleed. तो पहले स्टैंजा से ये जुड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे पढ़े। लास्ट स्टैंजा की लाइन, लास्ट लाइन, I would never have striven as thus with thee in prayer in my sore need. आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन मतलब मैंने कभी इतनी कोशिश नहीं की होती। किसकी? एंड दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, जो कि नेक्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है। मैंने इतनी कोशिशें नहीं की होती, इतनी प्रेयर नहीं करी होती, अगर मैं बचपन की तरह, बच्चे की तरह तुम्हारे साथ कैचअप कर पाता, तुम्हारे जितना ही मैं तेज़ हो पाता। तो ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि अब मैं ना उतना तेज़ हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मुझे वो प्रेयर्स करनी पड़ रही हैं, कोशिशें करनी पड़ रही हैं कि सोर नीड, जो मुझे इतनी ज़रूरत है इसकी, तुम्हारे साथ उड़ने की। फिर से वो ज़रूरत पे आ जाते हैं और बोलते हैं, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। तो पोइट बोल रहे हैं कि शुरू में उन्होंने बोला था ना, वेव, लीफ और क्लाउड का जिक्र था फर्स्ट स्टैंजा में, तो वहीं पे फिर से वो चीज़ें आ गई, वेव की तरह, लीव की तरह, क्लाउड की तरह, यानी लहर की तरह, पत्ते की तरह, बादल की तरह मुझे लिफ्ट करो, उठा दो। क्योंकि जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसमें जो मुश्किलें हैं, उसके जो थॉर्न्स हैं, कांटे हैं, कहते हैं ना कांटों से भरी ज़िंदगी, उस पर मैं गिरता रहता हूँ, तो उससे मुझे लिफ्ट कर दो, ठीक है, इन चीज़ों की तरह। और गिरता हूँ तो ब्लीडिंग होती है, मतलब बहुत पेनफुल है ये लाइफ, इधर टकराया उधर टकराया। तो ऐसा करो वेस्ट विंड, तुम मुझे उठा दो यहाँ से, इन सब चीज़ों से परे उठा ले चलो, क्योंकि तुम इतनी पावरफुल हो। इस पूरे सेक्शन का ये आइडिया है कि वो वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे बस यहाँ से उठा ले जाओ, यहाँ से कहीं परे ले जाओ अपने साथ। ये जो दुनिया है, ये इसने मुझे बहुत दुख दिए हैं, तो मुझे अब इसके संग नहीं रहना। लास्ट 2 लाइन्स और पढ़ लेते हैं इस सेक्शन की। A heavy weight of ours has chained and bowed, one too like thee, tameless and swift and proud. Last 2 lines में पोइट कह रहे हैं, A heavy weight of hours. Hours means time, घंटे यानी टाइम। उसका heavy weight यानी जो टाइम यहाँ पर मैंने स्पेंड किया है लाइफ में, उसका heavy weight है मेरे ऊपर। जो पास्ट है उसका हैवी वेट है मेरे ऊपर। ये कहीं ना कहीं हम इससे रिलेट कर पाते होंगे कि पास्ट में हमारे साथ कोई बुरी घटना हो गई हो या फिर कोई इम्पॉर्टेंट घटना भी हुई हो, तो उसका असर काफ़ी दिनों तक या फिर ज़िंदगी भर तक भी हमारे संग रहता है। तो वो कह रहे हैं कि उसका हैवी वेट मेरे ऊपर है। हैज़ चेन्ड एंड बाउड, उसने उसे हैवी वेट है तो चेन कर दिया है, पोइट को बांध दिया है चेन्स में, और बाउड झुका दिया है उस वेट ने। वेट किसी पे रख दो तो वो झुक जाता है ना। वन टू लाइक दी, टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, और वन टू लाइक दी, वन टू यानी ये TOO वाला टू यानी वो भी एक इंसान था जो कि तुम्हारे जैसा ही था। वेस्ट विंड कैसा था? टेमलेस, जिसको कोई रोक नहीं सकता था, कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता था। स्विफ्ट, बहुत तेज़, और प्राउड, जो इंसान कभी तुम्हारी तरह प्राउड था, अब उसे इस दुनिया की जो मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया है, उससे वो झुक गया है। वो इंसान बहुत वेट हो गया है उसमें। इसीलिए इस पूरे सेक्शन में वो कहते हैं कि मुझे लिफ्ट करो, क्योंकि अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत हैवी हो चुका हूँ। तो बेसिकली पोइट इस पूरे सेक्शन में ये बोलते हैं वेस्ट विंड से कि इस दुनिया से उन्हें कोई अब ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखना। वेस्ट विंड जो कि इतनी पावरफुल है, जो असल में एक फोर्स है नेचर की, वो उन्हें अपने साथ ले जाए। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। का लास्ट सेक्शन बचा है, दैट इज़ सेक्शन 5। आई वुड बी कवरिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए एंड गुड बाय। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ literally do like it and subscribe to my channel and share it with your friends. And if you have an exam, all the very best. Take care.